दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री AC1 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक के अभिलेखों को प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत क्यों माना जाता है। जो अशोक के अभिलेख है, अशोक के कितने सारे अभिलेख हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसके क्वेश्चन हम पहले से करवा चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया हो, जाके एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, देख लीजिए जाके और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अशोक के अभिलेखों को प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत क्यों माना जाता है। जितने भी अशोक के अभिलेख हैं उनको जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है उसका सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत क्यों माना जाता है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चैनल पर दोस्तों ने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि अच्छे से इस चीज को आप समझ पाएं और क्वेश्चन को अगर घुमा के भी पूछे तो आप आंसर को लिख पाए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। समझते हैं हम लोग इसके परिचय। कहा जा रहा है कि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये अभिलेख पत्थरों, स्तंभों और गुफाओं पर खुदे हुए हैं और सीधे उसी समय जैसे कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, मतलब उस टाइम का ही है। इसलिए उन्हें समकालीन और प्राथमिक स्रोत माना जाता है। इसलिए क्या है, तो उनको समकालीन और प्राथमिक स्रोत माना जाता है जो इतिहास को समझने में सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्योंकि जब का हम लोग बात कर रहे हैं और जब का अशोक सम्राट के द्वारा जो शासन काल में अभिलेख लिखे गए सब एक है। ठीक है, प्राचीन भारतीय टाइम का अगर हम लोग बात करें, उस टाइम में समाज कैसा था, उस टाइम में धर्म कैसा था, और उसी टाइम का जो अभिलेख है अशोक का मिलता है। इस कारण जो अशोक के अभिलेख हैं उसको अधिक महत्व दिया जाता है। वही बात इसमें कहा जा रहा है कि ये अभिलेख पत्थरों, स्तंभों और गुफाओं पर खुदे हुए हैं और सीधे उसी समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व के ही हैं। इसलिए इन्हें समकालीन और प्राथमिक स्रोत माना जाता है जो इतिहास को समझने में सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा यहाँ पर परिचय को देख लिया। आगे देखते हैं हम लोग अशोक के अभिलेखों को सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत क्यों माना जाता है। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण जो अशोक के अभिलेख है उसको सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। तो पहला जो कारण वो है समकालीन स्रोत होना। ये सब क्या है, तो सब समकालीन स्रोत जो अशोक के अभिलेख है वो सब समकालीन है। ये अभिलेख उसी समय खुदवाए गए जब घटनाएं घट रही थी, जब जो हो रहा था। जैसे कि कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया, तो जो अशोक सम्राट थे उन्होंने क्या किया, तो बुद्ध धर्म को अपना लिया, जो बौद्ध धर्म था उसको अपना लिया और उसका प्रचार प्रसार करने लगे। तो ये सब जो अभिलेख लिखवाए गए, जो खुदवाए गए, वो उसी टाइम के हैं जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। फिर कैसे जब बौद्ध धर्म के वो लोग गए तो उसी टाइम का ये अभिलेख बना। तो इससे क्या है, तो एक प्रमाणिक स्रोत ये बनता है। और वही बात कहा जा रहा है कि समकालीन स्रोत होना, यह अभिलेख उसी समय खुदवाए गए जब घटनाएं घट रही थी। यानी इसमें बाद में किसी लेखक की कल्पना या फिर बदलाव नहीं जुड़ा है, इसलिए सीधे उस समय की सच्ची जानकारी देते हैं। मतलब अगर आज कोई घटना हुआ और 100 साल बाद किसी चीज को लिखा जाए तो हो सकता है कि हम अपने से कुछ लिख दे, अपने से जो लिखने वाला हो कुछ जोड़ दे। लेकिन आज जो हो रहा है और हम खुद लिखवा रहे हैं तो हमको पता है कि क्या हो रहा है और जो हम बोल रहे हैं वही वो लिख रहा है, तो वो क्या है, तो बिल्कुल सच्चा होगा। ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए इसको प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। दूसरा जो कारण है वो है स्वयं शासक के शब्द। जो अशोक सम्राट थे उसके स्वयं के ये शब्द थे। ये अभिलेख स्वयं सम्राट अशोक द्वारा जारी किए गए थे। जितने भी अभिलेख है वो सब क्या है, तो स्वयं सम्राट अशोक के द्वारा ही जारी किए गए थे, मतलब उनके बोले हुए शब्द थे। इसमें किसी इतिहासकार की व्याख्या नहीं बल्कि शासक की अपनी नीति और विचार सीधे लिखे हैं। इसलिए यह प्रथम हस्त प्रमाण माने जाते हैं। इसलिए क्या तो ये फर्स्ट हैंड प्रमाण माने जाते हैं, फर्स्ट हैंड सबूत माने जाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट क्या है, तो अशोक सम्राट के द्वारा जो बात किए गए, जो बोला गया कि यही लिखो, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है। स्वयं शासक के वो शब्द हैं, कोई इतिहासकार या फिर कोई खुद से वहां पर नहीं लिखा है। तीसरा जो यहाँ पर कारण हम लोग देखते हैं वो है अतिशयोक्ति का अभाव। यहाँ पर जो बढ़ा चढ़ा करके चीजों को लिखा जाता है उसका अभाव देखने को मिलता है, वो बहुत ही कम है। प्राचीन ग्रंथों में अक्सर राजाओं की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा करके की जाती है। जो अपने साहित्यों को देखा, जो हिंदी साहित्य है उसमें क्या है, तो जो कवि होते थे, जो आदिकाल कवि, जो रीतिकाल कवि, आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि राजाओं की प्रशंसा में वो लोग लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो वो किसी प्रशंसा में नहीं लिखते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अतिशयोक्ति का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में अक्सर राजाओं की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा की जाती थी, लेकिन अशोक के अभिलेखों में ऐसा नहीं है। जो अशोक के अभिलेख है उसमें इस तरह की कोई चीज नहीं है। इसमें अपनी गलतियों, जो अशोक की गलतियां होती है उसे को भी स्वीकार करते हैं। इससे इनकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। जैसे कलिंग युद्ध की पीड़ा, कलिंग युद्ध के बाद उनको बहुत ही दुख हुआ था। कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, तो मार काट को छोड़ दिया और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया उन्होंने। तो इससे उन्होंने क्या सीखा, उनसे क्या गलती हुआ, इन सब चीजों को भी उन्होंने अपनाया और अभिलेखों में खुदवाया है। तो इससे पता चलता है कि जो सही है उसी को लिखा है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा गया।
चौथा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखते हैं इनके अभिलेखों को प्रमाणिक स्रोत मानने का, वो है विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्धता। क्योंकि अशोक सम्राट का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़े क्षेत्र में वो शासक थे, तो सभी क्षेत्रों में इनके अभिलेखों को देखने को मिल जाता है। अशोक के अभिलेख भारत के कई हिस्सों में पाए गए हैं, उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक। इससे स्पष्ट होता है कि उनका साम्राज्य कितना विशाल था और उनकी नीतियां पूरे क्षेत्र में लागू थी। तो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्धता देखने को मिलता है जो इनके अभिलेख हैं, इसके कारण इनको एक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। ऐसा अगर होता है कि कोई खुद से कोई लिख करके रख दिया तो कोई एक क्षेत्र में लिख पाता, लेकिन एक राजा का है ये बस एक ताकत है कि वो पूरे क्षेत्र में अपने पूरे राज्य में कहीं पर भी शिलालेख या फिर कह सकते हैं जो अभिलेख वो लिखवा सकता है। ठीक है, तो इससे एक प्रमाणिक स्रोत मिलता है। पांचों यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखें, जो कारण देखेंगे वो है सामान्य जनता के लिए लिखे गए। सामान्य जनता के लिए लिखे गए ये अभिलेख संस्कृत की कठिन भाषा में नहीं थे, बल्कि प्राकृत और स्थानीय भाषाओं में लिखे गए थे। ये जो अभिलेख लिखे गए वो सब प्राकृत भाषा में लिखे गए थे या फिर जो स्थानीय भाषा है उस भाषा में लिखे गए थे, इससे आम लोग भी इसे समझ सके। इसलिए उस समय के समाज की वास्तविक सोच और जरूरतों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो सामान्य जनता के लिए लिखा गया था, क्योंकि जो वहाँ के प्रजा थी, जो अशोक सम्राट के लोग थे, उनको ही तो उनके विचारों के बारे में बताना था, उनके आदर्शों के बारे में बताना था कि गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, या फिर हमें नैतिकता पर कैसे चलना है, किस तरह से अहिंसा का साथ देना है, इस तरह की बातों को लिखना है तो लोगों को बताना है। तो जो लोग जिस भाषा को समझ पाएंगे उसी भाषा में लिखना चाहिए। तो सामान्य जनता के लिए लिखे गए थे सारे अभिलेख, इसलिए भी इसका एक कारण है ये। छठा जो कारण है वो है राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी का समन्वय। यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी का समन्वय देखने को मिलता है इनके अभिलेखों में। तो ये भी एक कह सकते हैं कि अशोक के जो अभिलेख है उनको प्राचीन भारतीय इतिहास का एक सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है, ये भी एक कारण है। इन अभिलेखों से हमें शासन व्यवस्था का पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, समाज की स्थिति कैसी थी इसके बारे में पता चलता है, जो धार्मिक विचार थे जिसको बोलते हैं धम्म, इसके बारे में पता चलता है। तीनों की जानकारी एक साथ मिलती है, इसलिए बहुआयामी स्रोत है। इसलिए जो ये अशोक के अभिलेख हैं ये एक बहुआयामी स्रोत माने जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमाणिक स्रोत इनको माना जाता है भारतीय प्राचीन इतिहास के प्रमाण के लिए। सातों जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण। प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण करते हैं कि उस टाइम में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से रहता था। अभिलेखों में धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, इससे यह पता चलता है कि शासन कैसे चलाया जाता था और जनता के कल्याण के लिए क्या उपाय किए जाते थे। धम्म महामात्र का मतलब होता है कोई अधिकारी, ठीक है, जो धर्म का प्रचार प्रसार करता हो, लोगों के लिए अच्छा सोचता हो और लोगों को अच्छा विचार समझाता हो, तो वह धम्म महामात्र अधिकारी। ठीक है, तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था का भी स्पष्ट चित्रण मिलता है, क्योंकि लोगों को, अधिकारियों को रखा गया, नियुक्त किया गया ताकि लोगों के दुख को समझा जा सके, उनके नैतिक विचारों को पढ़ा जा सके, उनको अच्छी चीजों के बारे में बताया जा सके। ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। आठवां जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है ऐतिहासिक घटनाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण। जो भी ऐतिहासिक घटनाएं उनका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलता है। कलिंग युद्ध, अशोक का परिवर्तन और बौद्ध धर्म का प्रसार, इन सब का सीधा प्रमाण अभिलेखों में मिलता है। इससे इतिहास की घटनाएं प्रमाणित होती हैं। तो ये इतने सारे कारण जिसके कारण जो अशोक के अभिलेख है उनको प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या है तो प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। अगला यहाँ पर हम लोग स्रोत देखेंगे वो है अन्य स्रोतों की पुष्टि। अन्य स्रोतों की पुष्टि, अशोक के अभिलेखों की जानकारी को अन्य ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों में मिलाकर देखा जाता है और वे एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। इससे इनकी प्रामाणिकता और मजबूत होती है। मतलब जो अशोक के द्वारा अभिलेख लिखे गए और जो अन्य साहित्य लिखे गए, जो अन्य ग्रंथ लिखे गए, उन दोनों को मिलाया जाता है कि अशोक के अभिलेख क्या कहता है और जो अन्य विद्वानों के ग्रंथ हैं, जो साहित्य है, वो क्या कह रहा है। तो दोनों को मिलाकर देखा जाता है कि अगर कोई समानता वाली बात है, मतलब कि पक्का है कि वो समाज इस तरह से होगा या फिर कोई भी बात उस तरह से होगा, तो इससे मिला करके ये देखा जाता है। इससे क्या है तो इसकी प्रामाणिकता और मजबूती होती है और क्या होता है, मजबूत होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि अशोक के अभिलेख अपनी समकालीनता, प्रत्यक्षता, सरल भाषा, व्यापकता और वस्तुनिष्ठता के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। ये हमें न केवल अशोक के शासन और नीतियों की जानकारी देते हैं, बल्कि उस समय के समाज, धर्म और संस्कृति की वास्तविक स्थिति को भी स्पष्ट करते हैं। कहा जा रहा है कि अशोक के जो अभिलेख है वो अपनी समकालीनता के कारण, मतलब जब घटनाएं घट रही थी उसी के टाइम अभिलेख लिखे जा रहे थे। प्रत्यक्षता के कारण क्योंकि डायरेक्ट इनके शब्द थे, सरल भाषा हुआ करता था क्योंकि लोगों को समझाने का था, व्यापकता था, जो भी था क्लियर था, वस्तुनिष्ठता था, मतलब सच्चाई थी उसमें। इन सब कारणों के कारण क्या है तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसमें सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत इसको माने जाते हैं, अशोक के अभिलेखों को। ये हमें न केवल अशोक के शासन और नीतियों की जानकारी देता है, बल्कि उस समय के समाज कैसा था, धर्म कैसा था, संस्कृति कैसा था, वास्तविक स्थिति को भी स्पष्ट ये करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है, ठीक है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कर लीजिए। कंप्लीट तैयारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी कर सकते हैं और अपने दोस्तों में प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।